हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अपने चैनल एस्ट्रोली बस में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं इस चैनल पर आपके लिए दिलचस्प कहानियाँ लाता रहता हूं। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि इस बार सोनोग्राफी करने वाले डॉक्टर ने पिछली बार से लगभग 2 गुना फीस मांगी थी। अब आगे सोनोग्राफी करने वाले रेडियोलॉजिस्ट का कहना था कि हम इतना रिस्क किसके लिए ले रहे हैं। अगर फिर भी रिस्क के मुताबिक फीस ना मिले तो ऐसा रिस्क लेने से क्या फ़ायदा। और फिर उसने सोनोग्राफी करने से इनकार ही कर दिया। फीस के ना पर सौरभ पहले क्रोध कर रहा था, पर उनकी आनाकानी करने पर गिड़गिड़ाने लगा था। तड़की के माहौल में सोनोग्राफी किया गया, पर नतीजा बहुत ही सुखद निकला। रेडियोलॉजिस्ट ने जैसे ही मेल नर कहा तो सौरभ का मन नाच उठा। तो तड़की का माहौल उल्लास में बदल गया। फीस के नाम पर कल्प रहे सौरभ ने रेडियोलॉजिस्ट को उसी समय 500 रुपये मिठाई के लिए दिए। अस्पताल का काला कारोबार था। ना कोई पर्ची बनती थी, ना विजिटर रजिस्टर में एंट्री होती थी। स्थानीय प्रशासन की मिली भगत थी। अन्यथा एक बार छापा पड़ता तो न सिर्फ अस्पताल पर ताला पड़ता, बल्कि रेडियोलॉजिस्ट को जेल भी होती। बहुत ज़्यादा धन कमाने की अभिलाषा ही लोगों को गलत काम करने के लिए प्रेरित करती है। उस रोज़ पति पत्नी दोनों बहुत खुश हुए थे। ट्रेन से वापसी के दौरान सौरभ एक अलग रोमांच का अनुभव कर रहा था। अनीता भी बहुत खुश थी। शेष महीने सौरभ ने अनीता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था। माँ जो बच्चों की देख रेख के लिए गांव से आई थी, उसको भी गांव वापस नहीं जाने दिया। और अनीता को जरा भी कोई तकलीफ हो जाती तो सौरभ का मन उद्वेलित हो जाता था। वो छुट्टी लेकर अनीता की देखभाल के लिए घर रुक जाता था। लेकिन अब सौरभ किसी कारण से क्रोध भी आता था तो चुप रहता था। अनीता को डांटता फटकारता नहीं था, सिर्फ प्रेम से समझाता था। अनीता कोई बच्ची नहीं थी। वो खूब समझ रही थी कि उसे इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। बात बात पर क्रोध करने वाला पति इतना नरम दिल क्यों हो गया है। फिर इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। वो वक्त भी आ गया जिसका इंतजार पूरे परिवार को था। घर में हो रही फुसफुसाहटों की बदौलत अब तीनों बहनों को भी मालूम था कि घर में उनका भाई आने वाला है। प्रसव वेदना शुरू होते ही अनीता को अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया। लेबर रूम के बाहर सौरभ इतना बेचैन था कि वहां बैठने की व्यवस्था होने के बावजूद वो बेचैनी से टहल रहा था। अंदर से आने वाले हर स्टाफ की ओर उत्सुकता से देखता था। इतना उद्वेलित तो वो पहले बच्चे के जन्म पर भी नहीं होता जितना अब हो रहा था। रात के 11 बजे लेबर रूम का दरवाज़ा खुला। अंदर से एक नर्स बाहर आई। मुबारक हो बेटी हुई। नर्स ने फिर से मुस्कुराने का असफल प्रयास किया। लगता है कोई गलतफहमी हुई है। क्या गलती हुई है? क्या आपका नाम सौरभ नहीं है? क्या आपकी वाइफ का नाम अनीता नहीं है? सौरभ को कोई जवाब नहीं सूझा। वो नर्स की ओर ऐसे देखा जैसे शून्यता में झांक रहा हो। फिर उसकी पलकें स्थिर हो गई। उसके घुटने मुड़े और वो बरबराकर पास पड़े सोफे पर ढेर हो गया। नर्स ने सिर्फ 2 पल उसे इस अवस्था में देखा था। फिर भागती हुई अंदर गई और डॉक्टर को बुला लाई। डॉक्टर ने सौरभ की पलकें खोलकर उसकी आंखों में झांका। फिर अर्दरी से स्ट्रेचर मंगवाया। अगले 5 मिनट में सौरभ का बेहोश शरीर इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों के हवाले किया गया। यहाँ 15 मिनट के बाद उसे होश आया। डॉक्टरों ने उसे शॉक लगने का कारण पूछा तो सौरभ की आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल पड़ी, जिसे पहुंचते हुए उसने डॉक्टर को अपनी आप बीती बताई कि उसे कैसे सोनोग्राफी वाले रेडियोलॉजिस्ट ने बेवकूफ़ बनाया था। पैसे भी डबल लिए और रिपोर्ट भी झूठा बनाया। डॉक्टर ने पहले गुस्से में सौरभ को देखा, फिर उसकी स्थिति को समझते हुए बोला, ये भी तो हो सकता कि उसने आपसे फीमेल कहा हो और आपने मेल समझ लिया हो। मगर जब मैंने उसे मिठाई खाने के लिए पैसे दिए थे तब तो बता सकता था। तो डॉक्टर ने कहा कि कोई आता हुआ धन लौटाता है क्या? और फिर हर किसी को बेटे की चाह नहीं होती। बहुत से लोग घर में लक्ष्मी की चाह रखते हैं। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सौरभ दांत किटकिटाया। तुम्हारे पास उसके खिलाफ कोई प्रूफ है कि उसने तुम्हें भ्रूण का जेंडर बताया था? तो सौरभ हाथ मदलने लगा, क्योंकि उसके पास ना कोई सबूत था और ना गवाह था। डॉक्टर ने कहा तुम उसके पास शिकायत करने जाओगे तो वो तुम्हें पहचानेगा नहीं। तुम नौकरी वाले आदमी हो। थाने में शिकायत करोगे तो पुलिस तुम्हें ही उल्टा बैठा लेगी कि तुमने कोई वैध काम करवाया है। निश्चित ही तुम्हें जेल हो जाना पड़ेगा और तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। ये सब सुनकर सौरभ अपने मन ही मन अफसोस कर रहा था। अस्पताल से छुट्टी मिली। अनीता नवजात बेटी के साथ घर वापस लौटी। महीनों से मिल रहा मान सम्मान अब खवाब था। अनीता खून के आंसू रो रही थी। उसका मन नवजात को देखने का नहीं करता था, पर दूध से भर आए सतनों का भार उसे मजबूर करता था कि वो नवजात को सीने से भी लगाए और अपने सतनों को निचोड़ भी दे। 20 दिन और ठहरने के बाद सास भी वापस गांव चली गई थी। घर में दुख इस तरह बिखरा पड़ा था मानो किसी का जन्म नहीं होता।
कोई मर गया हो। सबके चेहरों पर मातम पसरा हुआ था। माता पिता के चेहरे पर उदासियां देखकर बेटियां भी अप्रभावित थी। ऐसे माहौल में जीवन एक बार फिर से चल पड़ा था। सौरभ को नवजात में कोई रुचि नहीं थी। नीता में कभी कभी नीता को लगता था कि एक ही घर में वो अजनबी की तरह रहते थे, सिर्फ एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखते थे। सौरभ की गैर मौजूदगी में जब कभी नीता नवजात को गौर से देखती तब उसकी पलकें भीग जाती थी। आह भरकर सोचती थी कि काश तू बेटी नहीं बेटा होती, फिर हर बुझा हुआ चेहरा खुशी से चमक रहा होता। मेरी लाडो ये कैसी मजबूरी है कि मैं सबके सामने तुझे लाड भी नहीं कर सकती। तेरा दोष सिर्फ ये है कि तू निर्दोष है। बच्ची के नाम करने की बात आई तो सौरभ ने कहा जो मर्जी रख लो, नाम तो रखना ही था। पर सौरभ ने नाम सोचने की जहमत उठाना जरूर नहीं समझा। तीनों बहनों ने ही उसका नाम छुटकी रख दिया था। जब स्कूल जाने के लायक होती तब कोई बढ़िया सा नाम सोचा जाता। नीता को रीना और रिमा का बहुत सारा था। खुशी स्कूल से आने के बाद किचन संभाल लेती थी और झाड़ू पोछा जैसे दूसरे घरेलू काम रीमा कर लेती थी। खुशी कुछ कामों के लिए अभी छोटी थी, फिर भी कोई ना कोई काम कर देती थी। सौरभ पत्नी और बेटियों के प्रति उदासीन हो चुका था। मुंह से तो वो कुछ नहीं कहता था, पर घर में अब उसकी कोई रुचि नहीं रही थी। धीरे धीरे उसने क्रोध करना भी छोड़ दिया था। मौसम बदल रहा था, बरसात बीत चुकी थी और सर्द ऋतु ने दस्तक दे दी थी। नीता ने देखा 3 महीने की हो चुकी छुटकी का शरीर गर्म हो रहा था। थर्मामीटर लगाकर देखा तो मामूली बुखार था। बुखार को मामूली समझकर उसने प्रभाव भी नहीं की। पहले ही घर में रखी बुखार की दवाई छुटकी को पिला दी। थोड़ी देर बाद बुखार तो उतर गया, पर छुटकी की तबीयत ठीक नहीं हुई थी। छुटकी बोलकर तो बता नहीं सकती थी, पर उसके हाव भाव यही बता रहे थे कि ऑफिस से लौटकर जब सौरभ घर आया तो अनीता ने उसे छुटकी की खराब तबीयत के बारे में बताया। मौसम बदल रहा है, बुखार की दवाई दे दो, अगर फिर भी ठीक नहीं हुई तो कल देखेंगे। सौरभ ने अपेक्षा के एक सामान्य ऐसी बात कही। दोस्तों, ये था कहानी का दूसरा भाग। अगला भाग देखने के लिए कृपया मेरे चैनल एस रिलीवाइज को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानी बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। मेहरबानी करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती है कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपन का ख्याल रखिए। अपना कीमती समय निकाल कर कहानी को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।